दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के साथ ही इस मूवी की चर्चाएं हमारे पूरे देश में ही बड़े जोरों शोर से हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी सबसे ज्यादा आप लोगों की तरफ से डिमांड इसी टॉपिक के बारे में ही की जा रही है। आप लोगों में से ज्यादातर लोग बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि इस मूवी की रियलिटी पर एक वीडियो क्रिएट की जाए जिसमें बताया जाए कि इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है क्या हिस्टोरिकली वो सब कुछ सच है या फिर ये मूवी एक झूठी कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी मूवी की रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं फिल्म के बारे में। आपको बताता चलूं कि जितने भी लोगों ने इस फिल्म को अभी तक देखा है उनमें से ज्यादातर लोग इसमें अक्षय कुमार को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और वो बार बार यही सोच रहे हैं कि ये मूवी पृथ्वीराज चौहान को ऊंचा दिखाने के लिए बनाई गई थी या फिर नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस मूवी में अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर को जिस तरह से प्ले किया है वो यकीनन हद से ज्यादा बेहुदा है। इतना ज्यादा अजीबोगरीब कि अगर आज पृथ्वीराज चौहान खुद जिंदा होते तो वो अपने सारे दुश्मनों को छोड़कर सबसे पहले अक्षय कुमार से निपटते। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि बॉलीवुड में पहले भी जोधा अकबर, पद्मावत और इस जैसी बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज बन चुकी हैं। अब ये मूवीज पूरी तरह से सच पर आधारित थी या नहीं ये तो एक अलग टॉपिक है, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इन मूवीज के अंदर शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स ने राजा महाराजा बादशाहों का कैरेक्टर जिस तरह से निभाया था वो यकीनन काबिल तारीफ था। क्योंकि आमतौर पर किसी भी राजा महाराजा या फिर बादशाह और सुल्तान के कैरेक्टर में ये चीज जरूर होना चाहिए कि उसके चेहरे पर रोबो दबदबा दिखाई दे और साथ ही साथ आवाज में भी गूंज नजर आए। मगर पृथ्वीराज चौहान में, अक्षय कुमार में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मुझको तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपनी हाउसफुल मूवी के जिसमें उन्होंने एक बाला नाम के जोकर का कैरेक्टर अदा किया था उसको कंप्लीट करने के फौरन बाद पृथ्वीराज चौहान की मूवी की शूटिंग शुरू कर दी थी और वो शायद अपनी पुरानी मूवी का हुलिया बदलना भी भूल गए थे। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अक्षय कुमार खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने इस पूरी फिल्म को सिर्फ 42 यानी 42 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा ये बात भी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी अलग अलग लोकेशंस की बजाय सिर्फ और सिर्फ यशराज स्टूडियो के अंदर ही शूट की गई है। अब आप लोग खुद बताइए कि एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक मूवी के साथ ये मजाक नहीं तो और क्या चीज है। किसी भी एक अच्छी हिस्टोरिकल मूवी के लिए बहुत बड़ा बजट, एक लंबा टाइम, साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस चाहिए होती हैं, मगर पृथ्वीराज चौहान से तो बड़े बजट के अलावा सब कुछ पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। अब अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो आपको बताते चलें कि इसमें ये दिखाया गया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा होते हैं, जबकि इनका एक मौसेरा भाई यानी खलेरा भाई कि जिसको आप लोग जयचंद के नाम से भी जानते होंगे उसको कन्नौज का राजा दिखाया गया है। तीसरी तरफ इनके एक नाना भी होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे होते हैं। दरअसल दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के नाना का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेटियां थीं। इन 2 बेटियों में से एक बेटी के लड़के का नाम तो पृथ्वीराज चौहान था, जबकि दूसरी बेटी के लड़के का नाम जयचंद था। अब बात ये थी कि पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे वो पृथ्वीराज चौहान को हद से ज्यादा पसंद किया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी भी पूरी की पूरी सल्तनत पृथ्वीराज चौहान के हवाले कर दी। मगर दूसरी तरफ उनका जो दूसरा नवासा था यानी जयचंद, वो इस बात से बहुत नाराज हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान से आधी रियासत वापस मांगी क्योंकि उसका मानना था कि इस पर हमारा आधा आधा हक है, मगर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, जो इन दोनों के बीच बड़ी दुश्मनी पैदा होने का रीजन बना। दूसरी तरफ इस मूवी में पृथ्वीराज चौहान और उनकी बीवी यानी संयोगिता की प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया है। दरअसल दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जो मौसेरा यानी खलेरा भाई था उसकी एक बेटी भी हुआ करती थी जिसका नाम संयोगिता था। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से हद से ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से मोहब्बत किया करते थे। अब जाहिर है जयचंद तो इन दोनों को एक होने नहीं दे सकता था, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान कन्नौज जाकर खुद संयोगिता को उठा कर ले आते हैं। इस तरह से अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से अब जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद करने का फैसला करता है। बाकी आप इस फोटो को भी देख सकते हैं कि आखिर मूवी में मोहम्मद गौरी ने अक्षय कुमार को कितनी ज्यादा मजबूती के साथ बांध रखा है ताकि अक्षय कुमार के जो मूवी में पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में है वो भाग न जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर ये मूवी हमारी उम्मीदों पर कितनी ज्यादा खरी उतरती है। तो आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग एक हिस्ट्री लवर हैं
तो गलती से भी इस मूवी को देखने की कोशिश न करें, क्योंकि आपकी फीलिंग तो हर्ट होगी ही, साथ ही साथ टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट होगा। वैसे तो इस पूरी ही मूवी में जगह जगह पर इतिहास को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मगर फिर भी अगर आप लोगों को देखना है कि ये मूवी इतिहास से कितना ज्यादा करीब या दूर है, तो इसका अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ मूवी के उस आखिरी सीन से लगा सकते हैं कि जिस सीन को इस मूवी का सबसे जरूरी, या फिर ये कहिए कि एक ऐसा सीन बताया जा रहा है कि जिस पर डायरेक्टर की तरफ से सबसे ज्यादा मेहनत की गई है। फिल्म के एंड में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में मौजूद अक्षय कुमार किस तरह से मोहम्मद गौरी को आंखों से अंधा होने के बावजूद भी कत्ल कर देता है। मगर दोस्तों, इस पूरे मामले का सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में मौजूद कोई भी ऐतिहासिक किताब उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी हिंदू राइटर की हो, मुस्लिम राइटर की हो या फिर यूरोपियन राइटर की हो, हर बुक में आपको ये क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि पृथ्वीराज चौहान की मौत 1192 में हुई थी, यानी जब तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो उसके बाद ही उनकी मौत भी हो गई थी। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी के बारे में भी सभी इतिहासकारों में ये मेंशन किया गया है कि मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई थी। इसके अलावा जहां एक तरफ मोहम्मद गौरी की मौत आज के दौर के पाकिस्तान के इलाके में हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की मौत अजमेर में हुई थी, और इन दोनों की मौत के बीच लगभग 14 साल का फासला था। मगर देखिए कि किस तरह से इस मूवी में लोगों को बेवकूफ बनाते हुए 1192 में ही दोनों की मौतों को दिखा दिया गया है। अब अगर मेकर्स का दिल रखने के लिए उनकी इस बात को सच मान भी लिया जाए, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होगा कि आखिर फिर 1192 से लेकर 1206 तक मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ी गई बहुत सारी जंगों में कौन लड़ रहा था, क्योंकि अगर आप लोग इंटरनेट पर सुल्तान मोहम्मद गौरी की सारी जंगों की लिस्ट निकालेंगे, तो उसमें आपको 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी जंगें मिलेंगी कि जो मोहम्मद गौरी ने 1192 से लेकर 1206 के बीच में लड़ी थी। इवन मोहम्मद गौरी की जिंदगी का आखिरी वक्त भी यानी 1205, 1206 का दौर भी जंगों में ही गुजरा करता था। इसके अलावा भी एक और फैक्टर ये है कि मेरी तरह आप लोगों ने भी बचपन से ऐतिहासिक किताबों में ये तो पढ़ा ही होगा कि 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर वापस चला गया था, और इस पूरे इलाके पर अपने गुलाम के जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उनको बिठाल गया था, और उन्होंने मोहम्मद गौरी के ऑर्डर पर 1192 से लेकर 1206 तक इस पूरे इलाके को न सिर्फ मजबूत किया था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की थी। और फिर जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक तक मोहम्मद गौरी की मौत की खबर पहुंची थी, तो उन्होंने अपनी एक अलग सल्तनत का ऐलान कर दिया था, और इस तरह से भारत में पहली मुस्लिम सल्तनत कायम हुई थी कि जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। अब सवाल ये है कि अगर मोहम्मद गौरी की मौत 1192 में ही हो गई थी, तो फिर गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अगले 14 साल तक किसके अंडर में राज करता रहा था, और उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी एक अलग आजाद और ये कहिए कि पहली मुस्लिम सल्तनत कायम करने के लिए 14 साल का लंबा इंतजार क्यों किया, क्योंकि उनको तो फिर 1192 में ही अपनी सल्तनत कायम कर देनी चाहिए थी। फिलहाल दोस्तों, इसके अलावा भी इस मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान तो बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।